21 आत्मा वापस लाने वाली घास। अरे मूर्ख लड़के, तुम्हारा शरीर। चूसिटिंग की आंखों में जिज्ञासा भरी नजर देखकर अंकल वांग और आंटी लैन एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे बहुत देर तक हिचकिचाते रहे और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया और धीरे से बोले, एक अत्यंतीन आत्मा। इसे झेनवू विश्व की शीर्ष 100 आत्माओं में से एक माना जाता है तथा यह उन कुछ आत्माओं में से एक है जिनकी विशेष काया नौयीन दिव्य शरीर में विकसित हो सकती है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सैकड़ों हजारों साल पहले एक महिला थी जिसके पास एक अत्यंतीन आत्मा शरीर था जो एक दूरदराज के छोटे राज्य से बाहर निकली थी। उसने प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा की और कई कष्टों से गुजरने के बाद वह अंततः अपने अत्यंतीन आत्मा शरीर को नौयीन दिव्य शरीर में विकसित करने में सफल रही, जो उस समय की सबसे तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिभाओं में से एक बन गई। आज भी उनकी कहानी दुनिया में प्रचलित है। आंटी लैन, क्या आपका मतलब है कि मेरे अंदर अत्यधिक हीन आत्मा है? हालांकि आपके पिछले विवरण के अनुसार क्या यह अच्छी बात नहीं है? लेकिन मैंने हाल ही में, हर रात तुम्हें पूरे शरीर में ठंड लगती है और यह बदतर होती जा रही है ना? हाँ। चूसिटिंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने सिर हिलाया, आंटी लैन को घूरते हुए उसके जवाब की प्रतीक्षा में। झेनवू विश्व में अनगिनत आत्माएं हैं, लेकिन 10 से अधिक विशेष आत्माएं नहीं हैं जो नौयीन दिव्य शरीर जैसे शीर्ष स्तरीय दिव्य शरीर में परिवर्तित होने की क्षमता रखती हैं। तार्किक रूप से कहें तो ऐसी महान क्षमता वाले एक आत्मिक शरीर को अनगिनत आत्मिक शरीरों में शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 3 में स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया की नज़र में इसे केवल शीर्ष 100 आत्मिक शरीरों में ही क्यों माना जाता है? यह इस तरह की भावना का नुकसान है। आंटी लैन के विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद चूसिटिंग को आखिरकार समझ में आ गया कि महल में उसकी स्थिति इतने सालों में इतनी खास क्यों थी। जबकि उसका दिल गर्म था, उसकी आंखों के कोने में एक चमकता हुआ आंसू चमक उठा। 30 साल की उम्र, अभी भी आधा साल बाकी है। चाचा वांग, चाची लैन इतने सालों से सीटिंग महल द्वारा लाई गई सुविधा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने महल में कोई योगदान नहीं दिया है। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से खोज दल में शामिल होना चाहता हूं और अपना हिस्सा करना चाहता हूं। काफी देर तक चुप रहने के बाद चूसिटिंग, जो बाहर प्रमुख बलों द्वारा भेजे गए मजबूत लोगों के शोर से जाग गया था, अचानक बोला, जिसने आंगन के खामोश माहौल को तोड़ दिया। ये सुनकर अंकल वांग और आंटी लैन थोड़ा स्तब्ध रह गए और मना करना चाहते थे, लेकिन चूसिटिंग का जिद्दी रूप देखकर उसने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन अंततः नहीं कहा। भूल जाओ, वैसे भी कब्र लुटेरा मज्जा सफाई क्षेत्र के 7वें से 9वें स्तर पर ही है। वह राजकुमारी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। अगर वह चाहती है तो उसे जाने दो। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के कारण किसी भी खतरे की संभावना नहीं रहती। ये सोचते हुए अंकल वांग और आंटी लैन ने चूसिटिंग की ओर देखा, जो उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था और केवल असहायता से सिर हिलाने का नाटक कर सकता था। फिर चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ वह आंगन से बाहर निकली और दयान शहर के स्वामी को खोजने चली गई। दयान शहर के स्वामी ने स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं की, नहीं उन्होंने काउंटी के स्वामी चूसिटिंग के खोज दल में शामिल होने के अनुरोध को अस्वीकार किया। आखिरकार राजकुमारी महल के ताकतवर लोगों द्वारा संरक्षित है। न केवल उसे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अपनी खोज को आसान बनाने के लिए उसके आसपास की शक्ति का उपयोग करके एक जाल भी बिछा सकता है। क्या आपने अभी तक शुरू कर दिया है? लिन परिवार के घर के अंदर एक आंगन में अथर्व ने जब नगर के स्वामी के भवन से हलचल महसूस की तो वह अपनी आंखों में दिलचस्पी दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि कब्र चोर ने शाही मकबरे से कौन सा खजाना चुराया था जिसके कारण हुक्सुआन महल में इतना बड़ा हंगामा हुआ। इसलिए कुछ समय तक सिस्टम मॉल के साथ छेड़छाड़ करने के बाद अथर्व ने 1000 मील के दायरे में छवियों को प्रदर्शित करने वाला खजाना खरीदने के लिए 1000 से अधिक भाग्य अंक खर्च किए। जुवानिटियन मिरर पायरेटेड संस्करण, निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। इस आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने और कुछ जादुई शक्ति डालने के बाद अथर्व ने दर्पण में लिन परिवार के कई शक्तिशाली सदस्यों के साथ साथ चूसिटिंग और अन्य लोगों की आकृतियां देखीं। इसी तरह पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस दिन अथर्व हमेशा की तरह खुशी से चाय पी रहा था और जुवानतियान क्षेत्र पर प्रदर्शित चित्रों को देख रहा था। अचानक एक यांत्रिक और ठंडी ध्वनि उसके कानों में गूंजी, मेजबान को बधाई, परिवार के वंशज लिनलिंग ने दूसरे दर्जे के कीमियागर के स्तर तक सफलता प्राप्त की है और उसे निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तीसरे दर्जे के शीर्ष स्तर के कीमियागर अनुभव नोट्स की एक प्रति या यादृच्छिक रूप से चयनित मार्शल आर्ट कौशल दोनों में से एक चुने, 30,000 भाग्य अंक और 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा, आत्मा पुनर्स्थापना घास। पुनरुत्थान घास 5वीं श्रेणी के अमृत पुनरुत्थान गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री का एक निश्चित मूल्य है। दूसरे दर्जे का कीमियागर लिंग एर अप्रत्याशित रूप से इतनी जल्दी टूट गया। सिस्टम के संकेत को सुनकर अथर्व अपने चेहरे पर खुशी की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका।
खासकर जब उसने सुना कि इनाम के भाग्य अंक 30,000 तक थे, तो उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक उज्ज्वल हो गई। और यह आत्मा को लौटाने वाली घास। ऐसा लगता है कि लिनलिंग द्वारा उठाए गए जेड पेंडेंट में आत्मा इसका इस्तेमाल कर सकती है। तब तक वह शायद अपनी नींद से जाग पाएगी। अगर वह आत्मा जागृत हो जाए तो मैं लिनलिंग के मार्गदर्शन से अधिक निश्चिंत हो सकता हूँ। भाग्य की आंख अपने हाथ में होने के कारण अथर्व पहले से ही काओजिया की पृष्ठभूमि और चरित्र को जानता था और उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वह लिनलिंग के साथ कुछ बुरा करेगी। इसके अलावा भले ही उसकी मृत्यु के बाद उसका चरित्र बदल जाए, लेकिन उसके आसपास होने पर एकमात्र आत्मा शरीर कोई बड़ी लहर पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि काओजिया अपनी मृत्यु से पहले सच्चे आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन उसकी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। भले ही मैं उसे ठीक करने और उसे वापस जीवन में लाने के लिए आत्मा पुनर्स्थापना घास का उपयोग करूं, लेकिन वह केवल एक साधारण पारलौकिक क्षेत्र की शक्ति ही प्रदर्शित कर पाएगा। अब मेरे लिए मैं उसे आसानी से नष्ट कर सकता हूं। इसके अलावा मेरी विकास दर को देखते हुए भले ही काओजिया तेजी से ठीक हो जाए, वह मेरे साथ नहीं रह पाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं। अगर तुम ये करना चाहते हो तो बस करो। अब जब उसने फैसला कर लिया है तो अथर्व का अब और देरी करने का कोई इरादा नहीं है। अपने शरीर को हिलाते हुए वह आंगन में गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही लिनलिंग के पास था। लिंगेर अपने पूर्वज से मिल चुका है। अथर्व को देखकर लिनलिंग जल्दी से आगे बढ़ा और सलाम किया, फिर उत्साह से कहा, ग्रैंडमास्टर लिंग, एर आपकी उच्च उम्मीदों पर खरा उतरी है और दूसरी श्रेणी की कीमियागर बन गई है। मैं वादा करता हूं कि आधे साल के भीतर वह शीर्ष स्तर की दूसरी श्रेणी की कीमियागर बन जाएगी। तब तक वह तीसरी श्रेणी की कीमियागर बनने के लिए तैयारी कर सकती है। तीसरी श्रेणी के कीमियागर के लिए इसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं है। आप पहली श्रेणी के कीमियागर से दूसरी श्रेणी के कीमियागर तक इतनी जल्दी आगे बढ़ने में सक्षम थे क्योंकि आपकी साधना पर्याप्त थी और कबीले में आपके अभ्यास के लिए पर्याप्त औषधीय सामग्रियां थीं। दूसरी श्रेणी तक पहुंचने के बाद हमारे लिन परिवार की नींव के साथ आप इसे अपनी इच्छा से नहीं खा सकते हैं। तीसरी श्रेणी की गोलियों के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों की तो बात ही छोड़िए। लिनलिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर अथर्व ने अपना सिर हिलाया, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। आखिरकार आप अभी भी जवान हैं। मैं समझ गया। मैं जल्द से जल्द तीसरी श्रेणी का कीमियागर बनना चाहता हूं और अपने परिवार के ताकतवर लोगों की साधना में तेजी से सुधार करने में मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा यदि यह जारी रहा तो मुझे चौथी कक्षा के कीमियागर स्तर तक पहुंचने और अपनी मां को ठीक करने में कितना समय लगेगा। जब वह बोल रही थी तो लिनलिंग अपने चेहरे पर चिंता के भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। वह गोलियों को परिष्कृत करने, कीमिया में अनुभव प्राप्त करने और अपने कीमियागर स्तर को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करती है। क्या इसका उद्देश्य उसकी मां की अजीब बीमारी को ठीक करना नहीं है? इस अवधि के दौरान उनकी मदद से मेरी मां को अब रक्त विनिमय गोलियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लिनलिंग के अपने आकलन के अनुसार उसके पास अधिकतम 3 वर्ष हैं। यदि वह 3 वर्षों के भीतर अपनी मां को बचाने के लिए अमृत नहीं बना सकी तो परिणाम उसके लिए अस्वीकार्य होंगे। 22 अध्याय 22 क्षमा करें, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास एक समाधान है। लिंगर, वह जेड पेंडेंट निकालो जो तुम्हें 2 महीने पहले सड़क पर मिला था। लिनलिंग को देखकर जो चिंतित दिख रहा था, अथर्व अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहने से खुद को रोक नहीं सका। जेड पेंडेंट। ये सुनकर लिनलिंग थोड़ा उलझन में पड़ गई और उसने अपनी बाहों से जेड पेंडेंट निकाला जिससे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और उसे अथर्व को दे दिया। पूर्वज, क्या ये जेड पेंडेंट है? अच्छा। अथर्व ने जेड पेंडेंट लिया और सिर हिलाया। फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत ही 5वीं श्रेणी का अमृतात्मा पुनर्स्थापना घास, जिसे सिस्टम ने अभी अभी पुरस्कृत किया था, उसके हाथ की हथेली में प्रकट हो गया। फुफकार। यह उतार चढ़ाव, आत्मा वापसी घास से निकलने वाले रहस्य को महसूस करते हुए लिनलिंग ने वास्तव में अपनी आत्मा को थोड़ा धड़कता हुआ महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें भय से भर गईं। यह आध्यात्मिक औषधि निश्चित रूप से 4वीं या 5वीं श्रेणी का खजाना है और यह आत्मा से संबंधित एक दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि भी है। बिल्कुल, लिनलिंग अपने दिल में चिल्लाती रही। इस समय अथर्व की उसके मन में पहले से ही बनी ऊंची छवि और भी रहस्यमय और अथाह हो गई, जिससे उसे सच्चाई का पता लगाने की इच्छा हुई। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में और अधिक सोच पाती, इसके बाद जो हुआ उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अथर्व ने जब सिस्टम द्वारा पुरस्कृत आत्मा वापसी घास को बाहर निकाला तो उसकी हथेली से एक अराजक ज्वाला निकली और पतली हवा से 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा को जलाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसके उत्कृष्ट नियंत्रण में आत्मा को वापस लाने वाली घास तरल पदार्थ के एक कुंड में बदल गई। इसके तुरंत बाद अथर्व का दिल द्रवित हो गया।
औषधीय तरल और जैद ताबीज अचानक हवा में तैरने लगे और फिर उनके ऑपरेशन के तहत एक समृद्ध आत्मा सांस उत्सर्जित करने वाले औषधीय तरल ने जैद ताबीज को लपेट लिया। जप करो, जप करो। जैद ताबीज से एक हल्की और कांपती हुई ध्वनि प्रसारित हुई। वह समृद्ध आत्मिक शक्ति जो एक साधारण तृतीय श्रेणी के कीमियागर को विस्फोटित करने के लिए पर्याप्त थी, तुरंत ही उसके द्वारा भस्म कर दी गई। एक शक्तिशाली आत्मा उतार चढ़ाव धीरे धीरे जैद ताबीज से बाहर आ गया। साथ ही दाववादी, आप बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ये देखकर कि जैद ताबीज ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, अथर्व ने भौहें सिकुड़ते हुए उदासीनता से कहा। हालांकि काओजिया को बचाने में उसका अपना उद्देश्य था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही तो था जिसने उसे बचाया। उसके पुनर्जीवित होने के बाद जैद ताबीज में छिपना शिष्टाचार नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह अथर्व की धमकी थी जो काम आई या किसी अन्य कारण से। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जैद ताबीज में छिपे काओजिया ने वास्तव में अपना रूप प्रकट कर दिया। उसकी कांच जैसी आंखों की जोड़ी हर चीज को देखने में सक्षम लग रही थी। वह अथर्व को बहुत देर तक देखता रहा और फिर चौंक कर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उजाड़ राज्य जैसी दूरस्थ जगह आप जैसे अद्वितीय योद्धा को जन्म दे सकती है। पारलौकिक क्षेत्र साधना का छठा स्तर, दिव्य क्षमता क्षेत्र की युद्ध शक्ति। तस्क तस्क तस्क, अगर यह खबर लीक हो गई तो जरूर सनसनी मच जाएगी। तब तक तो पता नहीं निर्वाण क्षेत्र के कितने सम्राट तुम्हें अपना शिष्य बनाने आ जाएंगे और तुम एक ही कदम में स्वर्ग से धार जाओगे। जैसे ही वह बोल रहा था, काओजिया के स्वर में प्रलोभन का संकेत पहले से ही था। बाहरी लोगों की तुलना में वह अपने संप्रदाय पर अधिक भरोसा करती है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में उसके पास संप्रदाय से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने अथर्व पर अपनी नजरें टिकाईं। जब तक वह दंडाओ संप्रदाय की नींव के साथ संप्रदाय के मजबूत पुरुषों को आकर्षित कर सकती थी, तब तक उसे अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने और दूसरा जीवन जीने में अधिक समय नहीं लगेगा। निर्वाण, हा। काओजिया का वर्णन सुनने के बाद अथर्व ने उपहास किया और बिल्कुल भी प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ईमानदार रहना, उसकी स्थिति को देखते हुए एकमात्र निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञ उसका गुरु बनने के योग्य नहीं है। अब यह व्यवस्था ही उनकी सबसे बड़ी निर्भरता है। वह ऐसा काम नहीं करेगा कि तिल के बीज उठाए और तरबूज खो दे। इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? अथर्व की आंखों में तिरस्कार देखकर काओजिया मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा भौचक्का रह गया और उसका दिल अचानक डूब गया। हालांकि वह अपनी हालिया जांच से जानती थी कि लिन परिवार महानचू राजवंश के तहत शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसे प्राणी का उभरना असंभव था। लेकिन वह ये भी जानती थी, झेनवू दुनिया अत्यंत विशाल है और इसमें शक्तिशाली लोग अंतहीन रूप से उभरते रहते हैं। हो सकता है कि अथर्व को कभी कोई महान अवसर प्राप्त हुआ हो और उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति की विरासत मिली हो। इस मामले में ये समझ में आता है कि उसके पास ऐसी लड़ने की शक्ति है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास अज्ञात विरासत है, निर्वाण क्षेत्र की शक्ति को न जानना असंभव है। लेकिन फिर भी अथर्व की आंखों में अभी भी तिरस्कार का भाव था। मेरे सामने जो व्यक्ति है वह या तो घमंडी और अहंकारी मूर्ख है, या फिर उसे अपनी विरासत पर पूरा भरोसा है और वह निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञ का शिष्य बनने की परवाह नहीं करता। पूर्व की तुलना में काओजिया बाद वाली संभावना के प्रति अधिक इच्छुक है। आखिरकार, जो व्यक्ति पारलौकिक क्षेत्र तक साधना कर सकता है और दिव्य क्षमता क्षेत्र की युद्ध शक्ति रखता है, वह मूर्ख नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं नहीं जानता कि मेरे सामने वाले व्यक्ति को क्या विरासत मिली है। यदि वह धार्मिक मार्ग की ओर झुकती है तो ये ठीक होगा, लेकिन यदि वह बुरे मार्ग या कुछ अधिक विचित्र विरासत की ओर झुकती है, तो वह एक आत्मा शरीर के रूप में खतरे में होगी। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार कई दुष्ट गुप्त विधियां हैं जो विशेष रूप से आत्माओं को खा जाती हैं या साधना के लिए आत्मा शरीर का उपयोग करती हैं। उसमें दिए गए विभिन्न विवरणों के बारे में सोचकर ही उसे सिहरन होने लगी। एकमात्र निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञ मेरा गुरु बनने के योग्य कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके पीछे के संप्रदाय को ढूंढूं और आपके शरीर के पुनर्निर्माण में आपकी मदद करूं। लेकिन इसके बारे में मत सोचो। मुझे लिन परिवार की रक्षा करनी है, इसलिए मेरे पास आपकी यात्रा में मदद करने का समय नहीं है। लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। अगर आपके पास वास्तव में ऐसा विचार है तो आप खुद को जगाने के लिए आत्मा पुनरुत्थान घास क्यों बर्बाद करेंगे? काओजिया की चिंताएं उससे छिपी नहीं रह सकी, क्योंकि उसके पास भाग्य की आंख थी और वह जीवन की घटनाओं को देख सकता था। उसके मन में चल रहे विचार को दूर करने के लिए अथर्व ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए सीधे सीधे बात की। ये सुनकर काओजिया रुक गया। वह पहले तो तनावग्रस्त और सतर्क थी, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गई। सबसे पहले अथर्व ने जो कहा वह सही था, और वास्तव में कुछ भी अनावश्यक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
दूसरी बात, हालांकि वह अपने जीवनकाल में एक शक्तिशाली ट्रू स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ थी और उसकी आत्मा का सार बहुत अधिक था, और वह अथर्व की कुछ ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, वह भी अभी पुनर्जीवित हुई थी और उसकी अपनी शक्ति बहुत सीमित थी। बाद के लिए यह बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं था। आखिरकार पूर्ण शक्ति के सामने उसकी तथाकथित सतर्कता दूसरों की नज़रों में मजाक मात्र हो सकती है। तो तुम मुझे जगाकर क्या करना चाहते हो? मुझे एक जूनियर को गोलियां बनाना सिखाओ। यदि तुम उसे 3 साल के भीतर चौथी कक्षा के कीमियागर के स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे शरीर के पुनर्निर्माण में तुम्हारी मदद कर सकता हूं या तुम्हारे पीछे के संप्रदाय को सूचित कर सकता हूं। क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा। आत्मा की 6 गुना शक्ति, उच्च स्तरीय साधना योग्यता। अथर्व की बातें सुनकर काओ जिया की नज़र लिन लिंग पर पड़ी, जो उसे उत्सुकता से देख रहा था, और उसकी मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति अचानक एक भौं में बदल गई। मुझे खेद है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। 23 अध्याय 23 हैरान काओ जिया। मुझे खेद है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। 7वें दर्जे की कीमियागर और 9वें स्तर की सच्ची आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह अच्छी तरह से जानती थी कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा के लाभ कितने सुविधाजनक होते हैं। यदि 3 वर्ष की कोई समय सीमा नहीं है, उसकी क्षमता के साथ लिनलिंग को चौथी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक प्रशिक्षित करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह अभी भी संभव था। लेकिन इस प्रतिबंध को जोड़ें। सच कहें तो लिनलिंग की वर्तमान योग्यता को देखते हुए ये लगभग असंभव है। वह ऐसी किसी भी चीज़ के लिए सहमत नहीं होती जो वह नहीं कर सकती, इसलिए भले ही वह वास्तव में अपने शरीर को फिर से आकार देना चाहती थी, लेकिन उसने अथर्व की शर्तों को जल्दबाजी में स्वीकार नहीं किया। यह उसके व्यक्तित्व के कारण था। हे अथर्व स्वाभाविक रूप से जानता था कि लिनलिंग की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 साल के भीतर उसे चौथी श्रेणी के कीमियागर के रूप में प्रशिक्षित करना कितना मुश्किल होगा, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। क्या होगा अगर हम इन 2 खजानों को जोड़ दें? जैसे ही वह बोला, अथर्व ने अपना हाथ बढ़ाया। अचानक मटन फैट जेड के समान सफ़ेद एक जेड बोतल और एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित करती हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटी दोनों महिलाओं के सामने प्रकट हुई। आध्यात्मिक फूल। इससे पहले कि अथर्व कुछ कह पाता, उसके बगल में काओ जिया चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से लिन परिवार के पास यांगशेन फूल जैसा खजाना होगा। क्या आप उसे इस खजाने को परिष्कृत करने देने की योजना बना रहे हैं? काओ जिया ने अथर्व को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी लहर उठ रही थी। यदि आत्मा वापसी घास 5वीं श्रेणी का अमृत है, अमूल्य है, और हालांकि ये दुर्लभ है, इसका पता लगाया जा सकता है, फिर आत्मा को पोषण देने वाला फूल तो संसार में पहले से ही दुर्लभ है। कम से कम डोंगटियन महाद्वीप में हजारों वर्षों से यांगशेन फूल के जन्म की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार यह खबर फैलती है कि अथर्व के पास यांगशेन फूल है, इस वजह से पूरा डोंगटियन महाद्वीप उथल पुथल में होगा और अनगिनत ताकतें और शक्तिशाली लोग इस खजाने को छीनने के लिए अरबों मील के पहाड़ों और नदियों को पार करने में संकोच नहीं करेंगे। किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यांगशेन पुष्प का प्रभाव बहुत ही अविश्वसनीय है, विशेष रूप से उन प्राणियों के लिए जिनकी साधना पारलौकिक क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। प्रभाव और भी अधिक भयानक है। पारलौकिक क्षेत्र में किसी की आत्मा की गुणवत्ता 10 गुना बढ़ाई जा सकती है। पारमार्थिक क्षेत्र से ऊपर आत्मा की गुणवत्ता को क्षेत्र के स्तर के आधार पर 2 से 6 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं, इससे आत्मा की गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरे शब्दों में, क्षमता मजबूत हो जाती है। जहां तक बलवानों का प्रश्न है, जिनकी साधना पारलौकिक क्षेत्र या उससे ऊपर पहुंच चुकी है, आत्मा की गुणवत्ता जितनी अधिक मजबूत होगी, समझ का स्तर उतना ही अधिक होगा और उच्चतर स्तर तक पहुंचने की आशा भी उतनी ही अधिक होगी। ये कल्पना की जा सकती है कि यांगशेन फूल का प्रकट होना उन्हें कितना पागल बना देगा, खासकर उन बूढ़े राक्षसों के लिए जो लंबे समय से एक दायरे में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जिनका जीवनकाल समाप्त हो रहा है। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े, फिर भी वे इसे आजमाने को तैयार हैं। हाँ, ये पौष्टिक फूल और इस जेड बोतल में पुनर्जन्म की गोली दोनों लिंग एयर के लिए तैयार हैं। काओ जिया की आंखों में आश्चर्य देखकर अथर्व तुरंत मंद मंद मुस्कुराए और अपने अनुमान की पुष्टि की। फुफकार, पुनर्जन्म की गोली। जब काओ जिया ने अथर्व को जेड बोतल में खजाने का नाम कहते सुना, तो उसने ठंडी हवा की सांस ली और उसकी आंखों में भय और भी तीव्र हो गया। तुम्हें पता है, हालांकि पुनर्जन्म की गोली पौष्टिक आत्मा फूल की तरह दुर्लभ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मूल्य अधिक नहीं है। ये भी उन खजानों में से एक है जो डोंगटियन महाद्वीप में हलचल पैदा कर सकता है। दुनिया का ऐसा दुर्लभ खजाना वास्तव में उन्होंने अकेले ही निकाला था और अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या लिन परिवार के पूर्वज बहुत अमीर नहीं थे? एक पल के लिए काओ जिया अपने होठों को चुपके से चाटने से खुद को रोक नहीं सका, और अचानक वह अब दान दाओ संप्रदाय में वापस नहीं जाना चाहता था। खैर, इन 2 खजानों के साथ अब आपको आश्वस्त होना चाहिए, है ना?
मैं जानता हूं कि आप 7वीं कक्षा के कीमियागर हैं। जैसे ही काओजिया के मन में विचार घूम रहे थे, अथर्व की आवाज़ अचानक उसके कानों में पड़ी। क्या? ये सुनकर काओजिया, जो अभी अभी होश में आया था, चुप हो गया। पहले उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उसे अंततः समझ आ गया। हाँ, उसे कैसे पता चला कि मैं एक कीमियागर हूँ और वह सही ग्रेड भी जानता था? ये सोचते हुए काओजिया पूछने ही वाला था, हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अथर्व ने पहले उसके अगले शब्दों को बाधित किया। ठीक है, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला। वैसे भी, जब तक आप समझते हैं कि मेरा आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, बस इतना ही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे साथी ताओवादी ने इतना कुछ किया है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इन 2 खजानों के साथ, मैं इस छोटी लड़की की योग्यता में सुधार कर सकता हूँ। अपनी क्षमता के साथ, मैं उसे 3 साल के भीतर 4वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुँचने में मदद कर सकता हूँ। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं होगा। इस बार, काओजिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। अथर्व के हाथों में अनंत खजाने ने उसे काओजिया के दिल में और भी रहस्यमय बना दिया। इसके अलावा, बिना किसी हिचकिचाहट के निर्वाण क्षेत्र सम्राट का शिष्य बनने से इनकार करने से काओजिया को उसके बारे में उत्सुकता हुई। दूसरों का स्वयं मूल्यांकन करें। चूंकि वह आत्मा पोषक पुष्प और पुनर्जन्म की गोली को एक ऐसी युवा पीढ़ी को देने के लिए तैयार था जो बहुत उत्कृष्ट नहीं थी, इसलिए उसके पास अपने हाथों में अधिक और बेहतर खजाने होने चाहिए। केवल इस तरह से यह समझाया जा सकता है कि अथर्व ने इन 2 खजानों का उपयोग स्वयं क्यों नहीं किया। आखिरकार, आत्मा पोषक पुष्प और पुनर्जन्म गोली के शक्तिशाली औषधीय प्रभाव से उन लोगों को भी बहुत लाभ होता है जो पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। शोधन के बाद, आपकी साधना का स्तर 1 या 2 स्तर तक सुधारा जा सकता है। ठीक है, लिंगर, तुम क्रॉस लेग करके बैठो और मैं इन 2 खजानों को निखारने में तुम्हारी मदद करूंगा। काओजिया को सिर हिलाकर जवाब देने के बाद अथर्व की नज़र उसके बगल में लिनलिंग पर पड़ी। हाँ, ये सुनकर लिनलिंग, जिसे पहले भी एक बार यह अनुभव हो चुका था, तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने अपना गुलाबी चेरी जैसा मुंह खोला। ये देखकर अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली निकाली और उसके गुलाबी छोटे मुंह में डाल दी। गोली उसके मुंह में पिघल गई और शक्तिशाली औषधीय शक्ति रहस्यमय ऊर्जा की धाराओं में बदल गई, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ प्रकार के नियमों को ले जा रही हो, जो लगातार लिनलिंग के शरीर को मजबूत कर रही हो। उनकी साधना योग्यता, जो शुरू में केवल उन्नत स्तर पर थी, लगातार बढ़ने लगी। उच्च स्तरीय योग्यता, शीर्ष स्तरीय योग्यता की भावना। थोड़ी देर के बाद लिनलिंग की साधना प्रतिभा मूल उच्च स्तर से आध्यात्मिक शरीर के स्तर तक बढ़ गई, और गोली का औषधीय प्रभाव अभी तक खपत नहीं हुआ था और अभी भी लगातार सेवन किया जा रहा था। एक अज्ञात समय बीतने के बाद उसकी प्रतिभा अंततः एक शीर्ष स्तरीय आत्मिक शरीर के स्तर तक पहुंची और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। लिंग, इसे मजबूत करें और बाद में यांग शेन फूल को परिष्कृत करने की तैयारी करें। ऐसा कहने के बाद अथर्व ने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। उसका दिमाग घूम गया और अचानक उसके हाथ में एक अराजक ज्वाला प्रकट हुई। फिर, उसके नियंत्रण में, यह उसके सामने यांगशेन फूल को जलाती रही। हालांकि, कुछ दर्जन सांसों के बाद, यांगशेन फूल, जो जीवन की एक समृद्ध सांस को बाहर निकालता था, तरल के एक कुंड में बदल गया। ये ज्वाला, अथर्व को यांगशेन फूल को इतनी जल्दी तरल में पिघलाते हुए देखकर काओजिया की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। आप जानते हैं, एक प्राकृतिक खजाना होने के नाते जो आत्मा को बढ़ा सकता है, साधारण आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ सच्चे आत्मिक क्षेत्र या यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के शरीर से उत्पन्न दाव अग्नि भी उसे इतनी जल्दी पिघला नहीं सकी। जब तक यह अव्यवस्थित रंग की ज्वाला प्राकृतिक दुनिया से उत्पन्न स्वर्गीय अग्नि है। पुस्तक मित्रों का धन्यवाद। ये सभी साने इन लोगों की मासिक टिकटें हैं। 24 अध्याय 24 नीला परिवार भाग्य। जब उसने इस बारे में सोचा तो काओजिया उन खजानों के सदमे से लगभग सुन्न हो गया, जिन्हें अथर्व ने एक के बाद एक निकाला था। तुम्हें पता है, जब वह अपनी शक्तियों के चरम पर थी, तब भी कीमिया पवित्र भूमि डांडाओ संप्रदाय के समर्थन के साथ, जो लिंगजोऊ में शीर्ष 3 बलों में से एक था, उसकी संपत्ति इतनी महान नहीं थी। उसने किस तरह की पवित्र विरासत प्राप्त की? नींव इतनी गहरी है। काओजिया के दिमाग में लगभग कोई अन्य संभावना नहीं थी कि ये खजाने जो अथर्व ने निकाले थे, वह उसके द्वारा प्राप्त विरासत से आए थे। आखिरकार, चाहे वह आत्मा पोषण करने वाला फूल हो, पुनर्जन्म की गोली हो, या स्वर्गीय अग्नि हो, उनमें से कोई भी महान चू राजवंश के एक छोटे से परिवार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि भले ही महान चू राजवंश अपनी सारी राष्ट्रीय शक्ति इसमें लगा दे, लेकिन वह उनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालांकि, वह बहुत जिज्ञासु थी, लेकिन उसने नहीं पूछा। पहली बात तो ये कि वे अभी अभी मिले थे और उनका रिश्ता अभी उतना गहरा नहीं था।
दूसरे, डोंगटियन महाद्वीप में उन प्राणियों में से कौन था जो पारलौकिक क्षेत्र में साधना कर सकता था, जिसके पास कोई मौका या रहस्य नहीं था। दूसरे लोगों के अवसरों के बारे में उत्सुक होना वर्जित था और आसानी से आपदा का कारण बन सकता था। वह जागने के तुरंत बाद मरना नहीं चाहती थी। इस शांत वातावरण में एक और रात जल्दी ही बीत गई। जैसे ही लिनलिंग के साधना स्तर में उसके ठोस शरीर में सुधार के कारण सुधार हुआ, अथर्व ने देरी नहीं की और तुरंत उसे यांगशेन फूल से बनी दवा दी। यांगशेन फूल की कोमल किंतु शक्तिशाली औषधीय शक्ति के अंतर्गत लिनलिंग की आत्मा की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। आत्मा की शक्ति से 6 गुना, आत्मा की शक्ति से 10 गुना, आत्मा की शक्ति से 20 गुना। वह अपने मन में उमड़ रही जबरदस्त औषधीय शक्ति को निगलती रही। काओ जिया की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने लिनलिंग की आत्मा का द्रव्यमान एक सामान्य व्यक्ति की आत्मा से 60 गुना बढ़ गया। फिर वह रुक गई। जब काओ जिया ने सोचा कि उछाल खत्म होने वाला है, अचानक सिस्टम से एक यांत्रिक और ठंडी त्वरित ध्वनि अथर्व के दिमाग में आई। मेजबान को बधाई, परिवार की व्यापक नींव मानक तक पहुंच गई है। भाग्य स्तर को नीले रंग में पदोन्नत किया गया है और निम्नलिखित पारिवारिक बफ प्राप्त किए गए हैं। 1. नवजात शिशु के जन्म की संभावना 20% बढ़ जाती है। दूसरा, नवजात शिशु की योग्यता में 10% की वृद्धि होगी। तीसरा, सभी लिन परिवार के सदस्यों की साधना गति 10% बढ़ जाएगी। चौथा, मेजबान परिवार के भाग्य के पक्षधर 3 लोगों का चयन कर सकता है और परिवार का नीला भाग्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, या परिवार का भाग्य परिवार के भाग्य के पक्षधर लोगों द्वारा प्राप्त लाभों को चुन सकता है। कृपया विस्तार करने के लिए यहाँ क्लिक करें। सिस्टम से प्राप्त संकेतों की श्रृंखला ने अथर्व को थोड़ा अचंभित कर दिया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले 3 बिंदुओं का अर्थ समझना आसान है, लेकिन चौथा बिंदु बहुत दिलचस्प है। प्रणाली का विस्तृत परिचय दिया गया है। जो लोग परिवार के भाग्य के पक्षधर हैं, वे न केवल उपरोक्त बफ बोनस प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि खेती की गति में अतिरिक्त 20% वृद्धि, अवसर में 5% वृद्धि और समझ में 5% वृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इन छोटी संख्याओं को कम मत आंकिए, विशेषकर अंतिम 2 को, जिनका मूल्य केवल 5% है। लेकिन चीज़ों का आकलन केवल दिखावे से नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, चाहे अवसर हो या समझ, इसे प्राप्त करना और इसमें सुधार करना बहुत कठिन है। मैं नहीं जानता कि कितने जीवित प्राणियों को अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला है जो उनकी समझ को बेहतर बनाने वाले खजाने को प्राप्त करने की बात तो दूर की बात है। इसके अलावा समझ को बेहतर बनाने वाले अधिकांश खजाने केवल अस्थायी होते हैं, और परिवार की संपत्ति का यह उपहार एक स्थायी आशीर्वाद होगा जब तक कि अथर्व इसे वापस नहीं ले लेता। 5% समझ और अवसर का आशीर्वाद और 20% साधना गति का आशीर्वाद। ये चीज़ें थोड़े समय में बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। लेकिन क्या होगा यदि इसमें 1 वर्ष, 10 वर्ष या 100 वर्ष लग जाएं? समान योग्यता, समान प्रशिक्षण संसाधन और समान प्रशिक्षण समय के साथ एक बहुत ही स्पष्ट अंतर होगा। यदि इसे खेती के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाए, संभवतः वह व्यक्ति जो परिवार के भाग्य का पक्षधर नहीं था, रक्त विनिमय क्षेत्र के प्रथम स्तर तक ही पहुंचा था। एक अन्य व्यक्ति जो परिवार के भाग्य का पक्षधर है, वह रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर तक साधना करने में सक्षम हो सकता है या यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। उनके बीच का अंतर निस्संदेह बहुत बड़ा है। सिस्टम लिनलिंग को परिवार के भाग्य से पसंदीदा व्यक्ति के रूप में चुना गया है। परिवार के भाग्य विधाता की भूमिका को समझने के बाद अथर्व ने तुरंत निर्णय लिया और लिनलिंग को अपने सामने जगह दी। धमाका धमाका। जैसे ही अथर्व ने अपना चुनाव किया, लिन परिवार के ऊपर आकाश में अचानक कई गड़गड़ाहटें सुनाई दी और फिर एक हल्की नीली रोशनी आसमान से उतरी और लिनलिंग पर आ गिरी। इस दृश्य में अथर्व के अलावा यहाँ तक कि काओ जिया जो उसके बगल में खड़ा था, उसे भी कुछ असामान्य नहीं लगा। दाओयो। इस समय काओ जिया, जिसने महसूस किया कि लिनलिंग एकांत से जागने वाला था, किसी समय अथर्व के पास आया और बोलना शुरू कर दिया। अथर्व के शांत हाव भाव से उनकी बातचीत बाधित हुई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक भयावह आभा उसके पीछे उठी। अभी देखा, लिनलिंग कुशन पर पैर मोड़कर बैठी थी और उसके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे थे। वह काया जो आध्यात्मिक शरीर के शीर्ष स्तर तक उन्नत हो गई थी और आत्मिक शक्ति की गुणवत्ता जो 60 गुना तक बढ़ गई थी, मानो उनमें किसी प्रकार का संबंध था, वास्तव में ताइची यिन यांग आरेख की तरह घूमने लगी। उसी समय लिनलिंग की शारीरिक और आत्मिक शक्ति, जो लगभग स्थिर थी, अचानक फिर से काफी बढ़ गई। काओ जिया की सुस्त निगाह के तहत शीर्ष स्तर का आध्यात्मिक शरीर एक साधारण खजाना शरीर के स्तर तक विकसित हुआ। 60 गुना आत्मिक शक्ति की गुणवत्ता सीधे 100 गुना तक बढ़ गई, जो साधना योग्यता वाले एक बहुमूल्य शरीर के बराबर थी। धमाका धमाका। ये वह क्षण था जब लिनलिंग की लंबे समय से संचित शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। अनंत ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलती रही और उसकी अपनी साधना में विलीन हो गई। अस्थि फोजिंग स्तर 5, अस्थि फोजिंग स्तर 6,
अस्थि फोजिंग स्तर 7। खजाना शरीर में पदोन्नति से प्राप्त ऊर्जा प्रतिक्रिया के साथ लिनलिंग का साधना स्तर आसमान छू गया। अस्थि तड़का क्षेत्र के मूल स्तर 1 से स्तर 5 तक और सीधे अस्थि तड़का क्षेत्र के स्तर 9 तक पहुंच गया। जब वह इस क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। ये सही है, ये सही है। एक ऊंची इमारत जमीन से शुरू होती है। एक ठोस नींव रखना अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह आपके भविष्य से संबंधित है। ये देखकर कि लिनलिंग ने यीजिन क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रलोभन का विरोध किया और बलपूर्वक इस ऊर्जा का उपयोग खुद को तेज करने और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए किया, अथर्व मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा के साथ सिर हिलाया। कभी कभी अपनी ताकत में बहुत जल्दी सुधार करना अच्छी बात नहीं होती। बिना ठोस आधार के, चाहे आपकी योग्यताएं और आत्मबल कितने भी महान क्यों न हो, वे हवा के महल के अलावा कुछ नहीं हैं और कभी भी ढह सकते हैं। लिंगर, पूर्वजों की शिक्षाओं को याद रखो। जब लिनलिंग एकांत से जागी तो उसने तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस नहीं किया, बल्कि अपने चेहरे पर सम्मानजनक नज़र के साथ अथर्व के प्रति एक प्राचीन शिष्टाचार का पालन किया। वह आज जिस मुकाम पर हैं, वह उनके पूर्वजों की मेहनत की बदौलत है। उसने कसम खाई कि चाहे पूर्वज उससे कुछ भी करने को कहें, वह मुंह नहीं मोड़ेगी। 25 अध्याय 25 विस्फोटक लावा सरणी अनुवर्ती पढ़ने की तलाश, संग्रह की तलाश। यह अचानक हुए इस दृश्य से काओ जिया स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सदमे और आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसने प्राचीन पुस्तकों में लिनलिंग की स्थिति के बारे में भी देखा था। अफवाह यह है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर और आत्मा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो उत्परिवर्तन हो सकता है। इस तरह का उत्परिवर्तन आपकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बना सकता है, लेकिन ये दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, जिससे आपका शरीर नष्ट हो सकता है और आपकी आत्मा नष्ट हो सकती है। आप बच पाएंगे या नहीं, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की इतनी भाग्यशाली होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साथी ताओवादी अथर्व से इतनी गंभीरता से लेते हैं। काओ जिया, जो शुरू में अथर्व के व्यवहार से हैरान था, अपनी आंखों में ज्ञान की एक चमक देखे बिना नहीं रह सका। झेवु विश्व में साधना की योग्यता किसी व्यक्ति की निचली सीमा निर्धारित कर सकती है। समझ से व्यक्ति की ऊपरी सीमा निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अगर किसी को पर्याप्त भाग्य मिले तो वह इस सीमा को तोड़ सकता है और अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच सकता है। ये कहा जा सकता है कि निर्वाण क्षेत्र तक पहुंचने वाला प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति महान भाग्यशाली व्यक्ति होता है। यदि लिनलिंग वास्तव में बहुत भाग्यशाली है तो अथर्व की मदद से उसका भविष्य असीम होगा। यहाँ तक कि स्वयं से आगे निकल जाना भी असंभव नहीं है। शायद लिनलिंग को कीमिया बनाना सिखाना और उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना भी एक अच्छा विकल्प है। ये सोचते हुए काओ जिया ने आखिरकार अपने दिल में बची हुई आखिरी नाराजगी को भी छोड़ दिया, और जब उसने लिनलिंग को देखा तो उसकी आंखों में दिखने वाला भाव और भी अधिक सुखद हो गया। ये देखकर अथर्व बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने लिनलिंग के छोटे से सिर को छुआ, उसे काओ जिया से कीमिया सीखने और जितनी जल्दी हो सके चौथी कक्षा के कीमियागर का स्तर हासिल करने के लिए कहा और फिर मौके पर गायब हो गया। चलो कीमिया कक्ष में चलते हैं और मुझे तुम्हारी कीमिया कौशल दिखाते हैं। अथर्व की वापसी को देखते हुए काओ जिया कुछ देर के लिए वहीं अचंभित खड़ा रहा, फिर बोला, जिससे हॉल का शांत वातावरण टूट गया। ऐसा कहने के बाद वह आगे बढ़ी और पास ही में कीमिया के लिए इस्तेमाल होने वाले एक गुप्त कमरे की ओर चल पड़ी। ये देखकर लिनलिंग ने उसके तैरते शरीर को उत्सुकता से देखा और फिर जल्दी से उसका पीछा किया। उसने पूर्वज और काओ जिया के बीच की बातचीत को शुरू से अंत तक सुना। वह जानता था कि उसके सामने खड़ी अद्भुत सुंदरी 7वीं कक्षा की महान कीमियागर थी। तुम्हें पता है, महान चू राजवंश में भी, जहां उनका महान यान शहर स्थित है, प्रसिद्ध लियू यान, जिसे कीमिया के राजा के रूप में जाना जाता है, वह सिर्फ एक शीर्ष स्तरीय 5वीं कक्षा का कीमियागर है। वह 7वीं कक्षा के कीमियागर के जूते उठाने के भी योग्य नहीं है। ऐसे शक्तिशाली कीमियागर द्वारा उसे शिक्षा दिए जाने के साथ साथ उसकी वर्तमान प्रतिभा और आधार भी। लिनलिंग ने महसूस किया कि यदि वह 3 साल के भीतर चौथी कक्षा की कीमियागर के स्तर तक नहीं पहुंच सकी तो वह टोफू का एक टुकड़ा ढूंढकर खुद को मार सकती है। और ठीक उसी समय लिनलिंग व्यवस्थित रूप से काओ जिया से कीमिया की कला सीख रहा था। दूसरी ओर मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में लेकिन एक आपदा घटित हुई। नगरपाल, हमें क्या करना चाहिए? यह शापित कब्र चोर इन दिनों हमारे घेरे में है। उसने हमारे महान यान शहर के आसपास के गांवों से हजारों लोगों का अपहरण कर लिया है और उन्हें ढकने के लिए एक विस्फोटक लावा संरचना स्थापित की है। उसने राजकुमारी से नाम लेकर मिलने के लिए भी कहा है। यद्यपि हमने उन्हें घेरने के लिए शक्तिशाली सैनिक भेजे थे, लेकिन हजारों लोगों की जान के कारण हमें रुकना पड़ा। एक अस्थायी लकड़ी के घर में दयान शहर के कई शक्तिशाली लोग एकत्रित हुए और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कब्र चोर से कैसे निपटा जाए। सच कहें तो वे सचमुच आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे कि कब्र लुटेरा वास्तव में राक्षसों की इस पर्वत श्रृंखला में छिपा हुआ था। हालांकि
क्योंकि उन्होंने खोज के लिए बड़ी संख्या में लोगों को पहाड़ों में भेजा था, इसलिए उन्होंने कब्र लुटेरों को भयभीत कर दिया। हालांकि बाहरी दुनिया की ओर जाने वाले हर नोड पर मजबूत लोगों का पहरा था जो उसे भागने से रोकता था, लेकिन ये चोर हद से आगे निकल गया। उसने मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में कई गांवों की आबादी को जबरन अगवा कर लिया और एक बड़ी संरचना स्थापित की जिससे रक्त विनिमय क्षेत्र में एक मजबूत आदमी भी मरने के लिए अभिशप्त हो जाए। विस्फोटित लावा सरणी। ये संरचना जमीन पर बनी है जिसके नीचे मैग्मा है और इसकी जलवायु बहुत शुष्क और गर्म है। एक बार सक्रिय होने पर यह जमीन के नीचे मौजूद लगभग अंतहीन मात्रा में गर्म मैग्मा को खींच सकता है, जिससे संरचना से ढका क्षेत्र आग के समुद्र में बदल जाता है। साथ ही किसी भी प्रकृति की कोई भी ऊर्जा इसके संपर्क में आने पर विस्फोट का कारण बनेगी। फिर एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और एक भयानक विस्फोट दर्जनों मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर देगा। पृथ्वी फट गई और कोई जीवन नहीं बचा। इसमें कदम रखना एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन नहीं है, रंग नहीं है, केवल एक ऐसी जगह है जो जलकर काली हो गई है और जलने की गंध से भर गई है, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। दयान शहर के स्वामी चून की उस कब्र चोर को मुझे देखना होगा, मुझे जाने दो। मैं महान चू राजवंश के हजारों लोगों के जीवन की अनदेखी नहीं कर सकता। जब दयान शहर के कई शक्तिशाली लोग अंतहीन बहस कर रहे थे, अचानक एक स्पष्ट आवाज जिसमें संदेह न करने की झलक थी उनके कानों में गूंजी। तभी एक कुरकुराहट जैसी आवाज सुनाई दी। चू सिटिंग, जो सफेद पोशाक पहने हुए थी और एक युवा लड़की की तरह दिख रही थी, दरवाजे के बाहर से अंदर आई। राजकुमारी, हम राजकुमारी से मिल चुके हैं। आए हुए व्यक्ति का रूप देखकर कमरे में उपस्थित अनेक शक्तिशाली लोगों ने क्षण भर के आश्चर्य के बाद उसे प्रणाम किया। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये तय हो गया है, तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। इससे सभी को अपने द्वारा तैयार किए गए अनुनय के शब्दों को निगलना पड़ा। एक क्षण के लिए सभी लोग एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें जल्दी से बैठक स्थल से बाहर निकलना पड़ा और तैयारी शुरू करनी पड़ी। चाहे जो भी हो, राजा हुओ जुवान की बेटी और महान चू राजवंश की राजकुमारी के रूप में चू सिटिंग का दर्जा बहुत बढ़िया है। उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि दयान शहर के स्वामी के पास भी उनके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सिर्फ मामले में दयान शहर के स्वामी ने अभी भी वांग बो को अकेला पाया और चू सिटिंग का आदेश दोहराया। अफसोस, राजकुमारी बचपन से ही बहुत जिद्दी रही है, यहाँ तक कि राजकुमार के लिए भी उसका फैसला बदलना मुश्किल होगा, मेरे जैसे नौकर की तो बात ही छोड़िए। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी के पास महल के शक्तिशाली लोगों द्वारा छोड़े गए कई तुरुप के पत्ते हैं और यहाँ तक कि वह खुद भी यह नहीं जानती है। विस्फोटित लावा सरणी के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस उसे अपनी भड़ास निकालने दो। इतना कहने के बाद अंकल वांग ने दयान शहर के मेयर के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए मुड़े। उसका कर्तव्य राजकुमारी की रक्षा करना है और वह ज्यादा समय तक बाहर नहीं जा सकता। हालांकि दयानचू शहर के स्वामी ने राहत की सांस ली जब उन्होंने अंकल वांग द्वारा बताई गई खबर सुनी। चूंकि लॉर्ड वांग ने कहा है कि वह राजकुमारी को अपना गुस्सा निकालने देना चाहते हैं, तो ये शहर का स्वामी सहयोग करेगा। अगर यह मामला अच्छी तरह से किया जाता है तो शायद। ये सोचते ही दयान नगर के स्वामी के चेहरे पर गर्मी की एक झलक उभर आई। महल में चू सिटिंग की स्थिति के साथ अगर वह राजा हुओ जुवान के सामने उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकती है तो वह अमीर हो जाएगा। किसी भी अन्य चीज के अलावा यदि उसे कुछ खजाने से पुरस्कृत किया जाए तो वह पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। 27 अध्याय 27 हेपिंगफान 100 मासिक वोटों के बाद अतिरिक्त अध्याय कृपया पढ़ें और एकत्र करें। ठीक उसी तरह जब दयान सिटी की टीम ने तैयारी शुरू की, दूसरी तरफ हजारों लोग एक विशाल संरचना में फंसे हुए थे। चिलचिलाती गर्मी से उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और बच्चों के रोने की आवाज ने पहले से ही उदास लोगों के दिलों में और भी उदासी भर दी थी। विशेषकर जब उसने एक मोटे युवक को दल के मध्य में ऊंचे मंच पर अपने हाथों को पीठ के पीछे करके दूर की ओर देखते हुए खड़ा देखा तो उसकी आंखों में गहरा भय था। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। एक दिन पहले ये युवक उनके गांव के प्रवेश द्वार पर आया और बिना कुछ कहे उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब वे फिर से जागे तो उन्होंने खुद को इस भूतिया जगह पर पाया। वे पागल हो गए, चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे, यहाँ तक कि चुपके से भाग भी गए। लेकिन चाहे वे कितना भी रोएं, चाहे वे कितना भी कोसें, चाहे वे किसी भी ओर भागें, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब तक अपनी सीमा तक पहुंच चुके बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर सभी असमंजस में पड़ गए हैं। इस युवक ने इतनी परेशानी उठाकर उन्हें यहाँ क्यों बांध दिया और उनसे बातचीत क्यों नहीं की? पिताजी, माताजी, आज के बाद मैं अंततः आपसे बदला ले सकूंगा। तब तक हमारा परिवार पुनः एकजुट हो जाएगा।
उस समय मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में महल के मजबूत लोगों द्वारा आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। आपने भागने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग किया। आपने मुझे 12 साल की उम्र तक पाला, मुझे कौशल सिखाया, मुझे मार्शल आर्ट सिखाया और फिर अचानक आपकी मृत्यु हो गई। कारण जानने के लिए मैंने सभी तरीके अपनाए, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। जब मैं निराश था, मुझे अप्रत्याशित रूप से एक अवसर मिला। यह एक शक्तिशाली ट्रांसेंडेंटल मास्टर की विरासत थी जो कब्रों को लूटना पसंद करता था। ये सिर्फ उस मार्शल आर्ट के उपनाम और उत्पत्ति को दर्ज करने के लिए हुआ था जिसके कारण आपको चोट लगी थी। पिताजी, माताजी, कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक साधारण साधक नहीं बना। नीचे खड़े लोगों को वह एक राक्षस दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय उसका हृदय उथल पुथल में था। जब उन्होंने पहली बार हो जुवान पैलेस की जांच की तो उन्होंने बदला लेने का विचार छोड़ दिया और परिवार का विस्तार करने के लिए अपने माता पिता की इच्छाओं का पालन किया। हालांकि जब वह बच्चा था तो उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी देखभाल करते थे और उसके प्रति बहुत दयालु थे। इससे उसके लिए अपने दिल में बैठी बाधा को दूर करना असंभव हो गया। कई वर्षों तक सहने के बाद अंततः उसके मन में बदला लेने का विचार आया। हालांकि जब उन्हें असली अपराधी का पता चला तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही मर चुका था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। जबकि महल में एक स्मारक समारोह आयोजित किया जा रहा था। शाही मकबरे में घुस जाओ, असली हत्यारे के शरीर को चूर्ण बना दो और उसे जमीन पर बिखेर दो। साथ ही उन्होंने कई दफन वस्तुएं भी चुरा लीं। ये काम पूरा करने के बाद वह भागने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से उसने जो कुछ किया था वह महल के शक्तिशाली लोगों को पता चल गया, जिसके कारण कई घटनाएं घटीं जिससे वह महान चू राजवंश से बचकर भागने में सफल नहीं हो सका। अब तक सारा रास्ता दौड़ने के बाद वह थक गया था। इस राक्षस पर्वत श्रृंखला में छिपना अगर खोजा नहीं गया तो यह निश्चित रूप से अच्छा होगा। मुझे बस इतना करना है कि तूफान खत्म होने तक इंतजार करना है और महान चू राजवंश को छोड़ना है। अप्रत्याशित रूप से दयान शहर के स्वामी ने बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया और राक्षस पर्वत श्रृंखला के सभी प्रवेश और निकास को अवरुद्ध कर दिया। उसने ये भी खबर सुनी कि चू सिटिंग भी राक्षस पर्वत श्रृंखला की ओर बड़ी सेना का पीछा कर रहा था, इसलिए उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। वह लावा सरनी को विस्फोट करने के लिए हजारों लोगों के हाथों का उपयोग करना चाहता है और चू सिटिंग को उसके साथ सड़क पर जाने देना चाहता है। उस समय महल के ताकतवर लोग मेरे माता पिता से ड्रैगन दाढ़ी घास छीनकर तुम्हारे लिए एक ठोस नींव रखना चाहते थे। मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने सीधे कार्रवाई की। भगवान का शुक्र है, मैंने पहले ही उस अपराधी को धूल में मिला दिया है जिसने अपराध किया था, और आप, राजकुमारी जिसने आपदाओं की इस श्रृंखला का कारण बना, मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुई हैं। जब तक आप मर जाते हैं इस सब का कारण और प्रभाव दफन हो जाएगा और मेरे पास अपने माता पिता से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड जाने का चेहरा होगा। जैसे ही उसने खुद से कहा, हे पिंगफेन की आंखों में अचानक एक चौंकाने वाली हत्या की मंशा दिखाई दी। वह सचमुच इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुका था। यदि उसके माता पिता ने मरने से पहले उसे निर्देश और अपेक्षाएं न दी होती जिसने उसे राजकुमार वो जुवान के महल के लिए परेशानी पैदा करने का साहस नहीं करने दिया, तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। हे पिंगफेन, राजकुमारी यहाँ है, कृपया उन साधारण लोगों को रिहा करें। जैसे ही पिंगफेन का दिल धड़क रहा था, मजबूत लोग जो विस्फोटक लावा की परतों में लिपटे हुए थे, जहां वह अचानक दो रास्तों में विभाजित हो गया था। तभी चू सिटिंग एक सफेद पोशाक पहने हुए और एक ठंडी आभा बिखेरते हुए बाहर चला गया। जैसे जैसे वह उस संरचना के करीब पहुंचती गई, उसे वास्तव में उसमें से एक लंबे समय से खोई हुई गर्माहट का एहसास हुआ। एक अत्यंत हीन आत्मा की स्वामी के रूप में। जब वह छोटी थी और उसकी आत्मा अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, तब उसने जो गर्मजोशी महसूस की थी उसे छोड़कर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, जब तक कि उसने 12 वर्ष की आयु में अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया, उसका संसार अंतहीन शीतलता से भर गया। मज्जा सफाई क्षेत्र का 9वां स्तर। जैसा कि एक राजमहल की राजकुमारी से अपेक्षा की जाती है, भले ही आप कठिन अभ्यास न करें, बड़ी मात्रा में संसाधनों के साथ आपकी साधना मेरे सभी प्रयासों के बावजूद मेरी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। चू सिटिंग के फिगर को देखकर और उसकी साधना के उतार चढ़ाव को महसूस करके, जो बिल्कुल भी छिपा नहीं था, हे पिंगफान अपनी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता तो वह दिन रात अभ्यास में बिताना चाहता। साधना की दुनिया के खतरों का अनुभव करने और संसाधनों को प्राप्त करने की कठिनाई को जानने के बाद ही कोई यह समझ सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना कितना सौभाग्य की बात है। हे, ये सुनकर चू सिटिंग ने बस उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और वह चुपचाप उसे देखती रही। इससे उसे असहजता महसूस हुई। साले, राजकुमारी तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए है, तुम उन निर्दोष लोगों को जल्दी से रिहा क्यों नहीं कर देते?
उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। जैसे ही हिपिंगफेन कुछ कहना चाहता था, दयान शहर का स्वामी अचानक चिल्लाया और एक भयानक आभा तुरंत हवा में भर गई। दयान नगर के स्वामी की गतिविधियों को देखकर अन्य शक्तिशाली लोग भी अपने वेग से बाहर निकल पड़े। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वह जय गति के साथ हिपिंगफेन की स्थिति की ओर बढ़ा। हम ऐसी छोटी सी चाल का जिक्र करने लायक नहीं है। विस्फोटित लावा संरचना को तितर-बितर करो। दयान शहर में कई शक्तिशाली लोगों द्वारा फैलाई गई गति का सामना करते हुए हिपिंगफान की आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसने सैकड़ों बार अपनी गति का विस्तार करने के लिए गठन को नियंत्रित किया और दयान शहर की गति को तुरंत दबा दिया। तुम्हें पता है, उसके पैरों के नीचे विस्फोटित लावा सरणी का ग्रेड चौथी कक्षा के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। साधक के क्षेत्र में परिवर्तित होने पर यह पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर है। यद्यपि मज्जाशोधन क्षेत्र के केवल 7वें स्तर के अपने साधना स्तर के साथ वह इस संरचना की पूरी शक्ति को उन्मुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर को पार करने की ताकत है। इन शक्तिशाली पुरुषों की गति का प्रतिरोध करना कोई समस्या नहीं है, जिनकी सबसे मजबूत स्थिति रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। 28 अध्याय 28 मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, कृपया पढ़ें और संग्रहित करें। घृणास्पद। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि हिपिंगफान के पैरों के नीचे विस्फोटित लावा सरणी असाधारण थी, दयान शहर के स्वामी ने इसकी इतनी असाधारण होने की उम्मीद नहीं की थी। यह उसे, जो कि मज्जाशोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, एक ऐसी आभा के साथ बाहर निकलने में सक्षम था जो कि पारलौकिक क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के आभा के लगभग तुलनीय थी। उसके पैरों के नीचे की बड़ी संरचना संभवतः शीर्ष स्तर की चौथी श्रेणी की संरचना है। एक साधारण मैरो क्लींजिंग रियल्म विशेषज्ञ के लिए दूसरे दर्जे का शीर्ष स्तरीय विस्फोटक लावा संरचना स्थापित करना पहले से ही बहुत अच्छा है। अगर वह तीसरे दर्जे का निम्न स्तरीय संरचना स्थापित कर सकता है, तो वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली संरचना मास्टर है। एक साधारण कब्र लुटेरा संभवतः चौथे दर्जे का शीर्ष स्तरीय विस्फोटक लावा संरचना कैसे स्थापित कर सकता है? क्या यह विरासत है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। केवल इसी से यह स्पष्ट हो सकता है कि वह, एक साधारण साधक, महल में शक्तिशाली लोगों की खोज से इतनी बार कैसे बच निकला। जैसे जैसे उनके मन बदले, दयान शहर के स्वामी और यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित कई शक्तिशाली लोग भी अपने मन में इसी तरह के विचार आने से खुद को नहीं रोक सके, और जैसे जैसे उनके विचार स्पष्ट होते गए, यह विचार धीरे धीरे उनके मन में गहराई से जड़ें जमाता गया। चौथी श्रेणी के शीर्ष स्तर के गठन विरासत। जो व्यक्ति ऐसी विरासत छोड़ सकता है, उसे पारलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्राणी होना चाहिए, और वह कोई साधारण पारलौकिक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि कम से कम वह व्यक्ति होना चाहिए जो पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर हो। अगर मैं इसे पा सकूं, तो ये सोचकर दयान नगर के स्वामी तथा अन्य लोगों की सांसें तेज होने लगीं। आप मुझसे इन लोगों को रिहा करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हिपिंगफेन को सभी के हाव भाव में आए बदलावों की परवाह नहीं थी। वह चू सिटिंग को घूरता रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी और उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक आभा फूट रही थी। फिर उसने विषय बदल दिया और गंभीर स्वर में बोलना जारी रखा। आप उनके लिए खुद को कैसे बेच सकते हैं? जैसे ही उसने यह बात कही, हिपिंगफेन ने उसके सामने की संरचना का प्रवेश द्वार खोल दिया, लेकिन उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। जब तक दयान सिटी के ताकतवर लोग कोई असामान्य हरकत करते हैं, वह तुरंत प्रवेश द्वार बंद कर सकता है। दूसरे पक्ष को लाभ उठाने का कोई मौका न दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने महान पद की राजकुमारी तुम जैसे कब्र लुटेरे के पास बंधक बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? राजकुमारी का अपमान करना मृत्युदंड योग्य अपराध है। उद्धरण चिन्ह। हिपिंगफान की शर्तें सुनने के बाद चू सिटिंग के कुछ कहने से पहले ही दयान शहर के कई शक्तिशाली लोग नाराज हो गए। यदि राजकुमारी उसकी शर्तें मान लेती तो परिणाम भयंकर होते। आखिरकार यह एक शीर्ष स्तरीय चौथी श्रेणी का गठन है। इसमें निहित खतरे इतने बड़े हैं कि उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा जो रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं, वे भी सावधान न रहने पर यहाँ गिर सकते हैं। यद्यपि राजकुमारी एक प्रतिभाशाली महिला थी जो मज्जा शुद्धि क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसे शाही महल द्वारा खजाने प्रदान किए गए थे, फिर भी वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे कि वह इसके परिणामस्वरूप घायल नहीं होगी। यदि वे घायल हो गए और महल ने उन्हें दोषी ठहराया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चुप। जब दयान शहर के कई शक्तिशाली लोग गुस्से में थे, चू सिटिंग, जो सबके सामने खड़े थे, ने एक शांत इशारा किया। शुरू में शोरगुल से भरा स्थान अचानक शांत हो गया। फिर वह हिपिंगफेन की ओर देखने के लिए मुड़ी, कदम दर कदम संरचना के प्रवेश द्वार में चली गई और उदासीन स्वर में बोली, अब आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप महान चू राजवंश में प्रसिद्ध ठंडी और अलग राजकुमारी होने के योग्य हैं। आप वास्तव में सीधी हैं। आप स्वयं इस ऊंचे मंच पर आइए। मैं अपना वचन निभाऊंगा। चू सिटिंग को देखते हुए, जो कमल के चरणों के साथ मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और बस उसे देखा, हिपिंगफान ने संकोच नहीं किया।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे लहराया और दसियों हजार लोगों के बगल में बाहरी दुनिया की ओर जाने वाले कई रास्ते खोल दिए। कई तेज नज़र वाले लोगों ने इससे बाहरी दुनिया भी देखी। डोंग डोंग। एक पल में लोगों का ये समूह रेगिस्तान में फंसे यात्रियों की तरह था जिन्हें एक नखलिस्तान मिल गया था। वे पागलों की तरह इन सड़कों की ओर भाग रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग भागने में असमर्थ थे वे भी बाहर निकलने की ओर रेंगने की कोशिश कर रहे थे। जीवित रहने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वे अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आ जाते हैं। कुछ ही देर में हजारों लोग इस संरचना में गायब हो गए। देखा, ये वही पहाड़ी लोग हैं जिनकी रक्षा तुम्हें करनी थी। वे तुम्हें धन्यवाद कहे बिना ही भाग गए। आपको इसका पछतावा है। चूसिटिंग को अपने पास ही खड़ा देखकर और दूर जा रहे लोगों के समूह की पीठ की ओर देखते हुए हे पिंगफान अपने चेहरे पर तीव्र व्यंग्य का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि चूसिटिंग के प्रयास सार्थक नहीं हैं, या मुझे लगता है कि उसका व्यवहार हास्यास्पद है। अफसोस, मुझे इसका अफसोस क्यों करना चाहिए? क्या वे मेरे महान चू राजवंश के लोग नहीं हैं? राजवंश की राजकुमारी होने के नाते क्या मेरे लिए अपने लोगों की रक्षा करना स्वाभाविक नहीं है? मैं बदले में कुछ नहीं मांगती। ये सुनकर चू सिटिंग अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। न केवल उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके लिए, जिसका जीवन अब कुछ ही महीने शेष रह गया है, मरने से पहले हजारों लोगों की जान बचा पाना बहुत ही सार्थक बात है। जब ये खबर बाहर आएगी तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा युगों युगों तक कायम रहेगी, बल्कि राजपरिवार को भी लोगों के बीच अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी और उसके पिता को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। इसे एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वह और किस बात से असंतुष्ट है? मुझे बताओ, मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने इतनी परेशानी उठाई, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? ये सोचकर चू सियाओ का अब आगे बात करने का मूड नहीं था। वह बस जल्दी से सब खत्म करना चाहती थी। मैं क्या करना चाहता हूँ? हे, मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हे पिंगफेन अब उन तुच्छ मामलों के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। उसने आश्चर्यजनक हत्या के इरादे से चू सियाओ को घूर कर देखा। उस समय आपके शाही परिवार के ताकतवर लोगों ने आपके लिए मेरे माता पिता पर हमला किया और उन्हें लूट लिया। अपनी भड़ास निकालने के बाद हे पिंगफेन की आवाज़ कर्कश हो गई, उसकी आंखें खून और आंसुओं से भर गईं। उसने अपने माता पिता की कब्र की दिशा में देखा और चेहरे पर एक पागलपन भरी नज़र के साथ उसने इस शीर्ष स्तरीय चौथी श्रेणी के गठन को नियंत्रित करने के लिए चाबी निकाल ली। उसने चाबी को देखा, जो संरचना को विस्फोटित कर देती और यदि वह उसे कुचल देता तो पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर से होने वाले पूर्ण शक्ति हमले के बराबर बल उत्पन्न करती, और वह पागलों की तरह चिल्लाया, हा, एक राजवंश की राजकुमारी का मेरे साथ होना मेरे जीवन को सार्थक बनाता है। चलो, हम सब मिलकर इस ऊंचे मंच पर चलें, बाहर महान चू राजवंश के लोगों की गवाही में, और मेरे साथ यात्रा पर चलें। चिल्लाने के बाद चू पिंगफान, जो अपने हाथ में चाबी को कुचलने वाला था, अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हो, बाहर केवल उन शक्तिशाली लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही थी, और उसकी ओर से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही थी? ये सोचकर उसने अपना इशारा रोक दिया। जब वह पलटा तो उसने देखा कि चू सिटिंग शांति से उसकी ओर देख रहा था। माथा, तुम कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? तार्किक रूप से कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है। अगर कोई साधना करने वाला व्यक्ति है तो वह मृत्यु के खतरे का सामना करते समय प्रतिक्रिया करेगा। कोई चू सिटिंग जैसा कैसे हो सकता है जो शांत चेहरे के साथ उसे चाबी को कुचलते हुए देखेगा? इससे उसका मन थोड़ा उलझन में पड़ गया। 29 अध्याय 29 नहीं, मैं मर नहीं सकता। कृपया फॉलो अप करें और इकट्ठा करें। क्या आप जानते हैं कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ क्यों आया? क्योंकि जब आपने मुझसे नाम लेकर मिलने को कहा था तो मेरा जीवित लौटने का कोई इरादा नहीं था। क्यों? आप एक राजकुमारी हैं और आपके पास सब कुछ है, फिर आप आत्महत्या क्यों करना चाहती हैं? चू सिटिंग की मरने की इच्छा वाली सूरत देखकर हे पिंगफान दंग रह गया। उसने चाबी को कुचलने की जल्दी नहीं की और जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें पता है, राजा हुओ जुवान की सबसे प्यारी बेटी होने के नाते चू सिटिंग जो चाहती थी वो पा सकती थी। उसके पास कभी भी साधना संसाधनों या मार्शल आर्ट कौशल की कमी नहीं थी। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में आप वहां रहने की योजना क्यों नहीं बनाते? एक अत्यंतहीन आत्मा केवल 30 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकती है। मैं पहले से ही 29 वर्ष का हूं, जिसका अर्थ है कि 30 वर्ष का होने से पहले मुझे अभी भी आधा वर्ष और जीना है। क्या आप हैरान हैं? जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मैं हताश हो गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। महान चू राजवंश की स्थापना के साथ मेरी शारीरिक स्थिति की समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। आपने कहा, मैं 20 से अधिक वर्षों से खुशी से रह रहा हूँ, महल में बहुत सारी सुविधाओं का आनंद ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी महल में कोई योगदान नहीं दिया। अब ये चला गया है।
कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करनी है, एक नायक की उपाधि प्राप्त करनी है, और महल और यहाँ तक कि महान चू राजवंश के लिए कुछ करना है। तो जब मैंने सुना कि आपने मेरा नाम लेकर मुझसे मिलने को कहा है, तो मुझे लगा कि मेरा मौका आ गया है। अरे, तुम इतना क्यों बोल रही हो? बस जल्दी से इसे कुचल दो। अगर तुम शीर्ष स्तर के चौथे दर्जे के गठन के आत्म विस्फोट में मर जाओ तो यह एक राजकुमारी के रूप में मेरी स्थिति के लिए अपमान नहीं होगा। चूसिटिंग ऐसा लग रहा था जैसे वह चाबी को तोड़ने के लिए उससे अधिक उत्सुक थी, जिससे हे पिंगफेन थोड़ा उलझन में पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये स्क्रिप्ट गलत है। रुको, मैंने तुम्हें आज यहाँ आने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ, तुम्हें हीरो नहीं बनने देना चाहता। हे पिंगफेन ने चाबी अपने दाहिने हाथ में पकड़ी, पहले खुद की ओर इशारा किया, फिर चूसिटिंग की ओर इशारा किया और गंभीरता से कहा, अरे, आप इन प्रक्रियाओं की परवाह क्यों करते हैं? जब तक परिणाम समान है तब तक इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और मैं अच्छी प्रतिष्ठा चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और हम दोनों में से कोई भी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। ये सुनकर चूसिटिंग ने असहाय होकर आह भरी और समझाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, हे पिंगफेन ने गुस्से से चूसिटिंग को देखा, वह जो कहने वाली थी उसे बीच में ही रोक दिया और गुस्से में जोर से चिल्लाया, कैसे कोई अंतर नहीं हो सकता? मैं कभी भी तुम्हारा हीरो नहीं बन सकता। बस यह विचार छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। उत्साहित है पिंगफेन को देखकर चूसिटिंग अवाक रह गए। बात यहाँ तक आ पहुंची है। इतनी छोटी सी बात की परवाह करना बहुत तुच्छ बात है। ठीक है, जल्दी से इसे कुचल दो और एक बार में ही इससे छुटकारा पा लो। ये सोचकर उसने उसके साथ बातचीत जारी रखने में रुचि खो दी और हे पिंगफान से चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, 1 मिनट रुको। भले ही आप खुद पर विचार न करें, आपको दर्जनों मील के दायरे में फूलों, पेड़ों, जानवरों और पौधों के साथ साथ डायान शहर के उन शक्तिशाली लोगों पर भी विचार करना होगा जो गठन के बाहर चिल्ला रहे हैं, है ना? यह एक शीर्ष स्तरीय चौथी श्रेणी का गठन है। टस्क, बकवास बंद करो। तुम इसे कुचलोगे या नहीं? मैं नहीं करूँगा। क्यों? धीरे धीरे पास आ रहे चूसिटिंग को देखते हुए हे पिंगफेन कुछ कदम पीछे हट गया, जल्दी से चाबी अपनी बाहों में छिपा ली और कुछ शिकायत और शर्मिंदगी के साथ चिल्लाना जारी रखा, मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ क्यों मरना चाहिए ताकि तुम्हारी अच्छी प्रतिष्ठा हो और तुम्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाए, जबकि मैं सिर्फ शापित और बदनाम ही रहूंगा अनंतकाल तक। मुझे ये स्वीकार नहीं है। यदि हे पिंगफेन वास्तव में चूसिटिंग के साथ शुरू में ही मरना चाहता था और सब कुछ खत्म करना चाहता था, अब वह अचानक इसके बारे में और अधिक सोचना नहीं चाहता था। आखिरकार चूसिटिंग के पास अब जीने के लिए केवल आधा साल ही बचा है और वह केवल 28 साल ही जी पाया है, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए अभी भी बहुत समय है। वह अपने शेष जीवन को उसके जीवन के आधे वर्ष के बदले में उपयोग कर लेगा और फिर भी उसे बदनामी सहनी पड़ेगी और हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। यदि वह सचमुच चूसिटिंग के साथ मर गया तो क्या यह उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी? वह कभी भी ऐसा घाटे वाला काम नहीं करेगा। मैं अभी भी जवान हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु से पहले उन्हें उम्मीद थी कि मैं हे परिवार के लिए बच्चे पैदा करूंगी। मैं एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। मैं मर नहीं सकता। अपने मन में सोचते हुए हे पिंगफेन ने चारों ओर नज़र घुमाए और अंततः उसकी नज़र चूसिटिंग पर पड़ी। बाहरी दुनिया को घेर लिया गया है। अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे अभी भी चूसिटिंग पर निर्भर रहना होगा। मुझे खेद है। चूसिटिंग के सुडौल शरीर को देखते ही हे पिंगफेन की आंखों में गर्मी की चमक आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विस्फोटित लावा सरनी की शक्ति का उपयोग किया, खुद को एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल दिया और उसकी ओर बढ़ा। इसे अपने हाथों में कैद करना चाहते हैं? बोल्ड, अभिमानी, उद्धरण चिन्ह। इस अचानक दृश्य से बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली लोग भयभीत हो गए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी समय रक्त और ऊर्जा की विशाल धाराएं विभिन्न अजीब हथियारों में परिवर्तित हो गईं और उस संरचना पर हमला किया जहां हे पिंगफेन था। केवल दयान शहर के स्वामी चाचा वांग, चाची लैन और अन्य शक्तिशाली लोग जो चूसिटिंग के छिपे हुए कार्ड को जानते थे, वे बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने हे पिंगफान को देखा तो उनकी आंखें ठंड से भरी हुई थीं। उनके दिलों में हे पिंगफेन को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। बूम बूम, जैसे ही संरचना के चारों ओर धरती हिला देने वाले विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी, अंतहीन धुएं और धूल ने सभी की दृष्टि को ढक लिया। हालांकि इससे पहले कि वे इसके बारे में अधिक सोच पाते, उसमें से अचानक एक अत्यंत भयावह आभा उठी और अंतहीन गर्म हवा की लहरों ने जबरदस्त दबाव पैदा कर दिया, जिससे आकाश में धुआं और धूल तुरंत गायब हो गई। सबने चारों ओर देखा। मैंने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीले रंग का ड्रैगन लबादा पहने हुए तथा सिर पर मुकुट पहने हुए शून्य में खड़ा था।
थोड़ी ही दूर नीचे एक हल्का लाल प्रभामंडल चू सिटिंग को घेर रहा था। पिता अग्नि राजा, हम भगवान हुओ जुवान वांग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजकुमारी की रक्षा न कर पाने के लिए कृपया हमें क्षमा करें। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का रूप देखकर दयान शहर के स्वामी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से घुटने टेकने में आगे बढ़ गए। इस समय वे बहुत घबरा गए थे। तुम्हें पता है, चू सिटिंग हुओ जुवान वांग की सबसे प्यारी बेटी है। उसे खतरे में डालना उनके कर्तव्य की उपेक्षा है। अगर हुओ जुवान वांग उन पर आरोप लगाते हैं तो परिणाम। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उनका शरीर थोड़ा कांपने लगा। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानो दयान शहर के स्वामी और अन्य लोगों की बेचैनी को भांपते हुए राजा हुओ जुवान ने सबसे पहले उन पर अपना हाथ लहराया, ये संकेत देते हुए कि वह उन्हें दोष नहीं देता। फिर उसने अपनी नज़र चू पिंगफान पर घुमाई, जो ज़मीन पर मर रहा था। मज्जा शुद्धि क्षेत्र में एक साधारण चींटी की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बेटी पर हमला कर सके? मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हे पिंगफान की भयभीत निगाहों के सामने राजा हुओ जुवान से एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा प्रकट हुआ। उसकी पुतलियों में एक ज्वलंत लाल हथेली का निशान बड़ा होता गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हथेली का निशान उसके शरीर से टकराया। बूम! राजा हुओ जुवान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस क्षण ये हथेली का निशान हे पिंगफान के शरीर के संपर्क में आया, भयानक शक्ति के उतार चढ़ाव ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर बाद की लपटों से वह जलकर राख हो गया। 30 अध्याय 30 एक जनजाति के सदस्य की शादी हो जाती है और अथर्व की ताकत उजागर होती है। गुडोंग, क्या ये दिव्य क्षमता क्षेत्र में एक मास्टर की ताकत है? भले ही यह सिर्फ एक ब्रांड है, यह एक शीर्ष स्तरीय चौथी श्रेणी के गठन को नज़रअंदाज कर सकता है। आप हमारे महान चू राजवंश के शीर्ष शक्ति संपन्न होने के योग्य हैं। अरे, अगर मैं एक दिन इस स्तर तक साधना कर सकूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। सिर्फ तुम, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही राजा हुओ जुवान ने हे पिंगफान को मार डाला, निशान हवा में फैल गया और बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली लोग इसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सके। आप जानते हैं, दयान शहर में अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में उच्च और शक्तिशाली स्वामी तो दूर की बात है, जो मिलना मुश्किल है, पारलौकिकता के क्षेत्र में एक भी शक्तिशाली स्वामी नहीं है। अब अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में एक शक्तिशाली स्वामी को कार्रवाई करते हुए देखना, भले ही वह उसके शरीर की छाप का एक निशान ही क्यों न हो, किसी का भी दिल रोमांच से भर जाता है। यह ऐसा है जैसे कोई आम आदमी अपने आदर्श से मिल रहा हो जिसके बारे में उसने पहले सिर्फ कहानीकारों से सुना था। इस तरह का उत्साह दूसरों को समझ में नहीं आता। आखिरकार महान चू राजवंश की जनसंख्या 30 अरब तक थी। हालांकि अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में केवल 200 से अधिक शक्तिशाली लोग हैं, जो कुल जनसंख्या के 1 अरबवें हिस्से से भी कम है। ये देखा जा सकता है कि अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में शक्तिशाली लोग दुर्लभ हैं। इस मामले में ये कहा जा सकता है कि अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति प्रसिद्ध है, सभी जीवित प्राणियों द्वारा सम्मानित है और पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा है। ये स्वाभाविक है कि इससे दयान शहर के कई शक्तिशाली लोगों में खलबली मच जाएगी। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में जो कुछ हुआ, वह दयान शहर से कई शक्तिशाली लोगों की वापसी के साथ तेजी से फैल गया। एक समय के लिए महान चू राजवंश में हजारों लोगों की रक्षा के लिए चू सिटिंग ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए जो दृढ़ कार्य किया, उससे लोगों के दिलों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा बनी और यहाँ तक कि हुक्सुआन पैलेस को भी इसके कारण बहुत सारे लाभ और सुविधाएं प्राप्त हुईं। हालांकि इन सब का लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दयान शहर के स्वामी के साथ लेन देन पूरा करने और कुछ लाभ प्राप्त करने के बाद लिन परिवार अपनी पिछली शांति में लौट आया। हालांकि उस समय पर विवाह भोज आयोजित किए जाते थे, जिससे दयान शहर में असंख्य लोग इसके बारे में बड़े चाव से बात करते थे। क्या लिन परिवार के ये लोग पागल हैं? वे सभी वयस्क होते ही शादी क्यों करने लगते हैं? हाँ, आप अभी दयान सिटी आए हैं, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? लिन परिवार के लोग विवाह क्यों करते हैं? यदि आप दयान शहर के किसी भी निवासी से पूछें तो लगभग सभी को पता होगा। यदि मुझे यह अवसर मिले तो मैं उनसे भी अधिक पागल हो जाऊंगा। हाँ, जब तक तुम बच्चे को जन्म दोगी, तुम्हें इनाम मिलेगा। ये सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोगों ने दुल्हन को 8 लोगों द्वारा लिन परिवार की पालकी में ले जाते हुए देखा और उनकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। तुम्हें पता है, लिन परिवार को दयान शहर के 3 प्रमुख परिवारों के नेता के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। उन महिलाओं के लिए जो लिन परिवार में शादी करती हैं, यह एक पेड़ पर उड़ने और फीनिक्स बनने जैसा है और उनकी स्थिति और पहचान सीधे कई स्तरों पर बढ़ जाएगी। बेशक ये लिन परिवार के सदस्य शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्होंने शादी के लिए किसी को यूं ही नहीं ढूंढ लिया। वे सभी पुरुष और महिलाएं थे जो पहले डेटिंग कर चुके थे या हाल ही में मिले थे और फिर वे जल्दी से इस कदम पर पहुंच गए। इसके अलावा महिलाओं के पास कम से कम निम्न स्तरीय साधना योग्यताएं थीं।
लिन परिवार के कुछ युवा प्रतिभाशाली लोगों ने उच्च स्तरीय योग्यता वाली महिलाओं से विवाह भी किया। इससे अथर्व, जो पीछे के पहाड़ पर था और समय समय पर लिन परिवार की स्थिति पर ध्यान देता था, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। इस स्थिति के अनुसार अधिकतम 2 पीढ़ियों के बाद हमारे लिन परिवार के वंशजों की गुणवत्ता में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ईमानदारी से कहें तो परिवार में हर गर्वित बच्चे को उन्हें बनाने के लिए भाग्य अंक खर्च करने की आवश्यकता है। लिन परिवार की वर्तमान ताकत के साथ वे एक ही समय में अधिकतम 2 प्रतिभाएं पैदा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, शक्ति और विस्तारित क्षेत्र पर नियंत्रण से प्राप्त भाग्य अंक पर्याप्त नहीं है, जब तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के खेती के संसाधनों में कमी न हो जाए। लेकिन इस मामले में दशकों बाद क्या लिन परिवार अभी भी लिन परिवार ही रहेगा? इसलिए परिवार की युवा पीढ़ी के लिए खेती के संसाधन सुनिश्चित करने और परिवार के सतत और स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए अथर्व ने लिन परिवार के वंशजों की योग्यता को अनुकूलित करने, उन्हें कदम दर कदम लगातार विकसित करने और अंततः अपने स्वयं के अद्वितीय प्रतिभा और यहां तक कि रक्त वंशानुक्रम विरासत को जन्म देने के लिए बहुत समय का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसी तरह 2 महीने से अधिक समय जल्दी ही बीत गया। लिन परिवार में दुल्हनों के स्वागत की प्रथा अंततः बहुत आसान हो गई है, लेकिन लिन परिवार में आने जाने वाले डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है। वजह साफ है, लिन परिवार में शामिल होने वाली कई महिलाओं में 1 महीने के भीतर ही मॉर्निंग सिकनेस के लक्षण दिखने लगे। इससे लिन परिवार के कई शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। यह अजीब है, क्या आपने देखा है कि हाल ही में आपकी प्रशिक्षण गति बहुत बढ़ गई है? और जब आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स करते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। अरे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मैंने इसे आजमाया है और खेती की गति में लगभग 10वां हिस्सा बढ़ गया है। ये बहुत स्थिर है, मानो इसमें स्थायी रूप से सुधार हुआ है। वे जितना अधिक बात करते गए, लिन परिवार के शिष्य उतने ही अधिक भयभीत होते गए। देखने से ऐसा लगता है कि जब तक वे लिन परिवार के सदस्य हैं, उनकी साधना की गति 10वें हिस्से तक बढ़ गई है। यह विधि उनकी कल्पना से परे है। मुझे याद है कि रक्त विनिमय क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है ना? रक्त विनिमय क्षेत्र से ऊपर का अस्तित्व, ट्रांसमैच्योरिटी, दैवीय शक्ति। ये दैवीय शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए यह एक ट्रांसमैच्योरिटी क्षेत्र विशेषज्ञ ही होना चाहिए जिसने ये कदम उठाया है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वह अज्ञात ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ हमारे लिन परिवार की मदद क्यों करेगा? जब तक इस ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ का हमारे लिन परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध है। ये सोचकर वहां उपस्थित लिन परिवार के कई शिष्य एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में गहरे आश्चर्य और उत्साह की झलक देखी। उनके लिन परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना उनकी मदद कर सकता है और जिसके पास पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता है। पूर्वज के अलावा वह और कौन हो सकता है? दूसरे शब्दों में, उनके लिन परिवार के पूर्वज अब रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर की अड़चन को तोड़ चुके हैं और पारलौकिक क्षेत्र में एक सुपर शक्तिशाली प्राणी बन गए हैं। बहुत बढ़िया। एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ का जीवन काल कम से कम 1000 साल का होता है। अब जबकि हमारे पूर्वज ने एक सफलता हासिल कर ली है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा लिन परिवार महानचू राजवंश के शक्तिशाली वर्ग में प्रवेश कर सकता है और 1000 साल पुराना परिवार बन सकता है? हम 1000 साल पुराना परिवार हैं। पारलौकिक क्षेत्र में एक पूर्वज के नेतृत्व में, जब तक हम उन पुरानी शक्तिशाली ताकतों को नहीं भड़काते, हमारा लिन परिवार कम से कम अगले 1000 सालों तक समृद्ध रह सकता है। इतना ही नहीं, हमारे लिन परिवार का प्रभाव भी बढ़ेगा। यह अब एक छोटे से दयान शहर तक सीमित नहीं रहेगा। ये कहा जा सकता है कि पूरे होक्सुआन काउंटी में दाजियांग शहर और दाकियान शहर के 2000 साल पुराने परिवारों को छोड़कर हमारा लिन परिवार शेष बड़े शहरों के व्यवसाय में भी शामिल होगा। हा, मेरी जनजाति बहुत अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। संख्या में शक्ति होती है और यह कहावत सचमुच सत्य है। जब लिन परिवार के कई सदस्यों ने इस पर चर्चा की तो उन्होंने विभिन्न संदेहों के आधार पर तुरंत इन सभी परिवर्तनों का दोष अथर्व पर मढ़ दिया। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि पूर्वज पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। एक क्षण के लिए सभी लोग पूरी तरह उत्साहित हो गए, अपने साथियों के सामने डींगे मारने लगे और अपने दिलों की उत्तेजना को बाहर निकालने लगे। दृश्य काफी जीवंत है।